Hello friends, myself Mayank Srivastava from Mechanical Engineering Department of Ambalika Institute of Management and Technology, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. And today I am going to teach you a mechanical engineering subject, material engineering subject, जिसका सब्जेक्ट कोड है KME 303, जो कि सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में यूज होता है, पढ़ाया जाता है नॉर्मली। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्चर मैकेनिक्स। फ्रैक्चर मैकेनिक्स आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्चर मैकेनिक्स। एक्चुअली जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि थ्योरी ऑफ फेल्योर हमने बताया था। थ्योरी ऑफ फेल्योर में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी डिज़ाइन या कोई भी मटेरियल आपका कब फेल होता है, तो उसके लिए थ्योरी दी गई थी। अब उन थ्योरी के अकॉर्डिंग अब इस लेक्चर में आपको ये पढ़ना है कि मटेरियल कब फ्रैक्चर होता है और उसके फ्रैक्चर का ट्रेंड्स क्या होता है। फ्रैक्चर ट्रेंड्स मतलब जैसे आपका ट्रेंड्स पे अगर आते हैं तो जैसे आपका वुड है, अब अगर वुड पे इम्पैक्ट करोगे तो जो भी फ्रैक्चर होगा, या फ्रैक्चर मीन्स सेपरेशन ऑफ अ सिंगल बॉडी इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। अगर कोई भी सिंगल बॉडी को दो डिफरेंट पार्ट्स में आप डिवाइड कर देते हो या टूटता है ड्यू टू इम्पैक्ट या ड्यू टू लोड, तो उसे आप फ्रैक्चर कहते हैं। तो अब फ्रैक्चर का जो ट्रेंड्स है वो आपको समझना है। जैसे वुड है, वुड का अगर आप इम्पैक्ट करोगे तो जो वो टूटेगा या जो वो उसके रैप्चर होने की जो टेंडेंसी होती है वो डिफ़र करेगा दूसरे मटेरियल से। जैसे आपका यूनिवर्स की बात करें अगर, या अपनी इंजीनियरिंग लैंग्वेज की बात करें या इंजीनियरिंग साइंस की बात करें, तो इसमें जितने भी मटेरियल है वो अगर आप लोड लगाएंगे तो कभी ना कभी वो फ्रैक्चर होगा, उसमें कभी ना कभी डिफ्लेक्शन आएगा, कभी ना कभी वो फेल्योर होगा। तो फेल्योर होगा तो वो क्यों होगा, कितना सेफ है, किस रीजन के कारण फेल्योर हो रहा है, वो आपको थ्योरी में समझाया गया। लेकिन जो फेल्योर होने की टेंडेंसी है कि वो फेल्योर किस तरह से होगा, जब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि फेल्योर वो किस तरह से होगा, वो किस चीज़ को फॉलो करते हुए फेल्योर होगा, या उसका आउटर सरफेस जब फेल्योर होगा तो जो कट सेक्शन पार्ट आएगा उसकी क्या टेंडेंसी होगी या वो कैसा दिखने में होगा। तो ये सारी चीज़ें आप फ्रैक्चर मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। टॉपिक में आने से पहले हम आपको बताते हैं एक टर्म्स कि ये क्यों आया, कहाँ से आया। फैटिग एक वर्ड होता है, फैटिग कैसे मार्केट में आया, लोगों ने इसको कब समझा। एक्चुअली 1880s में क्या हुआ, एक बार एक ट्रेन थी वो अपने ट्रैक पे मूव कर रही थी काफ़ी हाई स्पीड्स पे, तो अचानक क्या हुआ, उसमें उसका फ्रंट एक्सल जो होता है आगे का वो टूट गया। और जब टूटा तो वो उसका जब नेचर देखा गया तो था तो वो डक्टाइल, लेकिन उसने जो अपना नेचर रिफ्लेक्ट करा टूटने पे वो एज ए ब्रिटल करा। एज ए ब्रिटल मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें हुआ ही नहीं, वो टूट गया। टूटने का जब डक्टाइल मटेरियल टूटता है तो उसमें आपके शेप चेंज होते हैं और टाइम लेता है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल की बात अगर करें तो वो डायरेक्टली आपका फ्रैक्चर शो करता है। तो ये सारी चीज़ें जब उसमें देखा गया 1880s में, तो सबसे पहले फैटिग टर्म्स आया लोगों के नॉलेज में कि अच्छा ये क्यों फेल हुआ, तो ये पता चला ये फैटिग के कारण फेल हुआ। फैटिग क्या चीज़ें होती हैं, फैटिग होता है आपका साइक्लिक लोडिंग या रिपीटेड लोडिंग। मेन मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अब मान लीजिए वो एक्सल ही था, एक्सल अगर बना हुआ है या उसको किसी भी पार्ट्स में उसको डेवलप करा गया है, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी या स्मॉल अमाउंट का भी आपका पिट या आपका एक वॉइड्स या कैविटी छूट गई है या पोरोसिटी रह गया है ज़रा सा, तो उसमें क्या होता है, अगर साइक्लिक लोडिंग होती है या रिपीटेड लोडिंग होती है। अब मान लीजिए ट्रेन चल रही बार बार, वो क्योंकि ट्रेन है वो तो चलेगी, तो बार बार जब चल रही है तो उसमें क्या हो रहा है, बार बार लोड वहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो जब जब लोड एक ही जगह पे या एक्सल पे इम्पैक्ट हो रहा है और वहाँ पर पहले से ही एक बहुत स्मॉलर वॉइड्स या बहुत स्मॉलर आपका इम्पैक्ट रह गया था, तो उस चीज़ को वो क्या करता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, धीरे धीरे जब जब वो रिपीटेड लोड होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो उसको बढ़ा देगा। तो यही प्रोसेस उस ट्रेन के केस में हुआ, वो उसको बढ़ाता चला गया और अचानक क्या हुआ, फेल्योर हुआ। और जब फेल्योर हुआ तो हमें लगा कि ये तो डक्टाइल की तरह होना चाहिए था, मतलब आपका एलोंगेशन होना चाहिए था, नेक फॉर्मेशन होना चाहिए था, कैविटी बननी चाहिए थी और ग्रेन वो ग्रोथ होना चाहिए था, लेकिन इसमें ग्रेन ग्रोथ भी नहीं हुआ, सडन ग्रेन बाहर हो गए। अब ग्रेन बाहर होने का मतलब क्या हुआ, या डिटैच हो गए।
अगर आप इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहें, एक्चुअली कोई भी पार्ट अगर बना होता है तो बेसिकली वो अगर देखा जाए तो ग्रेन स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है। कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, अगर अपनी बॉडी की भी बात करें तो ग्रेन स्ट्रक्चर है इसका, या मेटल्स की बात करें तो उनका अपना ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रेन स्ट्रक्चर की जो एटॉमिक बॉन्डिंग होती है या पैकिंग होती है, उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उतना कम फेल्योर होने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर ब्रिटल का केस देखा जाए तो वो हार्ड होता है, लेकिन डक्टाइल क्वालिटी उसके अंदर नहीं होती है। अब इस आज का जो कंटेंट है उसमें जो जो चीज़ें हमको पढ़नी है, ये है कि फ्रैक्चर क्या होता है। फ्रैक्चर हमने बता दिया कि अ सिंगल बॉडी विच व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट एंड इट विल बी ब्रेक इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, देन इट इज़ नोन एज अ फ्रैक्चर। अब सेकंड है डक्टाइल एंड ब्रिटल फ्रैक्चर, ये अभी आगे पढ़ना है आपको इसी में। फिर फ्रैक्चर मैकेनिज्म, क्या क्या चीज़ें होती हैं, फ्रैक्चर मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है डिजाइन फैक्टर से। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कोई भी मटेरियल कब फ्रैक्चर होगा, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, तो आप उसको कवर अप नहीं कर पाओगे, उसको सेफ डिजाइन नहीं कर पाओगे। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करते हैं, फ्रैक्चर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अब बात आती है इम्पैक्ट फ्रैक्चर या डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांसमिशन, मतलब कि इम्पैक्ट फ्रैक्चर पे इम्पैक्ट क्या होगा और डक्टाइल टू ब्रिटल उसमें कैसे ट्रांजिशन या उसके फेस ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। फिर फैटिक या क्रैक इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन एंड क्रैक प्रोपोगेशन रेट, मतलब आप फैटिक के बारे में जो भी हमने आपको बताया, साइक्लिक लोडिंग होता है उसके कारण फैटिक फेल्योर आते हैं, रिपीटेड लोडिंग होता है उसके कारण आते हैं। एग्जांपल आपको, जैसे मान लीजिए साइकिल है, बाइसिकल है, आप उसको चलाते हैं, तो जब आप बाइसिकल चलाते हैं तो जो उसका पैडल होता है वो बार बार आप कभी ज़्यादा प्रेशर देते हैं, कभी कम देते हैं, लेकिन एक साइकिल प्रोसेस है वो, तो उस केस में उस पर बार बार लोड आता है, तो वो भी आपका एक फैटिक का एग्जाम्पल है। रिपीटेड लोड है वो भी फैटिक का एग्जाम्पल है। या उसकी हैंडल की बात करें, अगर आप चलाते हैं, मान लीजिए आप हाईली या किसी डंप या आप पिट्स पे जाते हैं, तो बार बार क्या होता है उसमें, जो उसके हैंडल पे बार बार झटके आते हैं या बार बार वाइब्रेशन आता है, तो वो साइक्लिक प्रोसेस हो गई। इसीलिए आपको लगता है कि कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उस पर बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं, तो उनमें भी ये साइक्लिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आता है क्रैक इनिशिएशन, क्रैक कैसे डेवलप होता है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। उसमें कैसे प्रोपोगेशन होता है, मतलब अगर एक बार क्रैक डेवलप हो गया तो वो प्रोपोगेट क्यों करता है। प्रोपोगेट मीन्स बढ़ना, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल बी इंक्रीज। और क्रैक प्रोपोगेशन रेट क्या होता है, कितना इम्पैक्ट होगा तो किस रेट से उसमें चेंजेज आएंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर बात आती है क्रीप। अब जैसे क्रीप है, जनरलाइज क्रीप बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस एंड टेम्परेचर इफेक्ट क्या पड़ता है मटेरियल पे, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको क्रीप समझा देते हैं इससे पहले। क्रीप क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर एक कांस्टेंट लोड लगाया जाए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि कोई भी आपकी बॉडी है उसमें अगर कोई भी लोड लगाएं और लंबे समय तक लगाएं और कांस्टेंट लोड लगाएं तो वो क्रीप होता है। अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप स्लैब का एग्जांपल लेते हैं घर का, तो वो कांस्टेंट लोड ही कहलाता है। आपको लगता है कि वो इतना कम है, लेकिन वो जब लोड लगता है तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 100 साल 200 साल बाद उसमें क्या आता है, फेल्योर आने शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, क्रीप कहलाता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट लोड लगा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गर टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें जो भी फेल्योर आता है उसको आप क्रीप कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फेल्योर ऑफ मटेरियल कंपोनेंट्स इज द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली और टू परफॉर्म द इंडेंट जॉब। मतलब अगर फेल्योर की बात करें, फेल्योर क्या चीज़ें होती हैं, मीन्स क्या होता है कि जो भी चीज़ डिजाइन है या कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट डिजाइन है, तो उसकी कोई ना कोई लाइफ होती है या कोई ना कोई उसकी जॉब होती है कि हाँ उसको इतनी देर काम करना है या उसकी ये एबिलिटी होती है। लेकिन अगर वो फेल करता है अपनी 100% या अपनी एबिलिटी को परफॉर्म करने में, तो उसी को आप कहते हैं फेल्योर, मटेरियल का फेल्योर होना। अब 3 जनरल वेज ऑफ फेल्योर होते हैं, 3 जनरल प्रोसेस होते हैं जिसके कारण कोई भी मटेरियल आपका फेल होता है। फर्स्ट होता है एक्सेसिव इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ। इलास्टिक में क्या होता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम होती है और क्वालिटी क्या होती है, कोई भी मटेरियल अपनी इलास्टिक लिमिट में तब कहलाता है जब वो रीगेन कर ले शेप को। मतलब अगर उसमें मान लीजिए स्ट्रेस इन्वॉल्व हो रही है या स्ट्रेस आ रही है, तो उस केस में क्या होता है, स्ट्रेन भी उतनी ही होना चाहिए, डिफ्लेक्शन भी उतना ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी पार्टिकल पे टेंसाइल फोर्स लगाया, आप टेंसाइल फोर्स जब आप लगा रहे हैं तो जितना ये डिफॉर्म होगा वो उस विथ रिस्पेक्ट टू जो स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप हो रही उसके होनी चाहिए। तो ये आपका इलास्टिक, अगर ये चीज़ आपकी रीगेन कर ले, वापस छोड़ें अपनी शेप ले ले, तो इलास्टिक
रेंज में कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या केस है, फेल्योर कब होगा, जब इलास्टिक रेंज को पार कर जाएगा या एक्सेसिव इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे बकलिंग कंट्रोल्ड बाय द डिजाइन एंड इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल। सेकंड पे आते हैं आपका, जैसे एक्सेसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, हमेशा परमानेंट डिफॉर्मेशन को ही आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कह सकते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब रीगेन ना कर सके अपने शेप को, एक बार डिफॉर्मेशन हो गया तो वो वापस अपने शेप को रीगेन ना कर सके। अब इसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल बाय यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। एग्जाम्पल लॉस ऑफ शेप, क्रीप और स्ट्रेस रैप्चर एट एलिवेटेड टेम्परेचर। अब इसमें टेम्परेचर का भी रोल होता है। अगर मान लीजिए किसी भी मटेरियल पे टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसका ग्रेन साइज चेंज होगा। अब ग्रेन साइज चेंज का क्या मतलब होता है, कोई भी यूनिवर्स में मैटर होता है या कोई भी मटेरियल होता है वो दो ही चीज़ से मिलकर के बना होता है, एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। अब मैटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गया। अब सॉलिड किसको बोलते हैं आप, उनका ग्रेन साइज होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको सॉलिड बोलते हैं। अब टेम्परेचर लग रहा है, अगर सॉलिड है और उसका ग्रेन आपस में दूर दूर हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, फेस चेंज हो रहा है और अपने ग्रेन स्ट्रक्चर को वो छोड़ रहा है। तो अगर यही प्रोसेस ग्रेन धीरे धीरे प्रोपगेट होते हैं या धीरे धीरे छोड़ते हैं तो उसे डक्टाइल मटेरियल में आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेन एक साथ अपने एटॉमिक बॉन्डिंग को छोड़ देते हैं तो वो ब्रिटलनेस में आ जाता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है आपका, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स कंप्लीट डिजर्प्शन ऑफ अ कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोनेंट अंडर स्टैटिक लोड। अब स्टैटिक लोड आपको पहले भी हमने बता दिया था। स्टैटिक लोड क्या होता है, एक कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कंडीशन को ही आप बोलते हैं, जिसमें नेट जो वैल्यू आती है वो जीरो होनी चाहिए ऑफ डक्टाइल अंडर अ फ्लैक्चुएटिंग साइक्लिक। अब इसमें देखिए वही साइक्लिक मतलब फैटिग का ही बात आ गई। मोड इन विच मोस्ट मशीन पार्ट्स फेल, मतलब ज़्यादातर जो मशीन के कंपोनेंट या मूविंग पार्ट्स हैं वो क्यों फेल होते हैं, वो या तो स्टैटिक लोड के कारण होगा या डायनेमिक के कारण होगा। और डायनेमिक में आपके साइक्लिक आता है या रिपीटेड लोड आता है या वही फैटिग और क्रीप की बात करते हैं। तो ये तीन तरह के क्राइटेरिया होते हैं जिसके कारण आपके फेल्योर के चांसेस बढ़ते हैं। अब बात आती है फ्रैक्चर डिफाइंड एज द separation or fragmentation of a solid body into two or more parts under action of stress। मतलब कि स्ट्रेस के कारण कोई भी एक बॉडी वो दो पार्ट्स में अगर टूट जाए तो वही आपका फ्रैक्चर कहलाता है। अब फ्रैक्चर क्लासिफाइड कैसे होता है, फ्रैक्चर आर क्लासिफाइड बेसिकली सेवरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनके बेस पे वो क्लासिफाइड होता है। अब जैसे इसमें आपको दिखाया गया कैरेक्टरिस्टिक्स और टर्म यूज्ड, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी और कौन कौन से टर्म यूज होते हैं इसमें। अब स्ट्रेन टू फ्रैक्चर, डक्टाइल और ब्रिटल, ये टर्म यूज होगा स्ट्रेन में, डक्टाइल और ब्रिटल में। अब क्रिस्टलोग्राफी मोड क्या होता है, डक्टाइल में अगर सीयर मोड पे फ्रैक्चर होता है तो वो क्रिस्टलोग्राफी मोड कहलाता है। और ब्रिटल में आपका क्या होता है, बिल्कुल ग्रेन एक साथ छोड़ देते हैं, आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, तो उसको ही आप क्लीवेज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपीयरेंस, फाइबरस और ग्रे। कभी भी डक्टाइल मटेरियल में जब भी फ्रैक्चर होगा तो फाइबरस मतलब फाइबर्स के फॉर्म में होगा, ऐसा नहीं कि ग्रेन एक साथ छोड़ देंगे। उसमें आपका नेक फॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे प्रॉपर्टी चेंज करेगा और उसका जो कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है। कोई भी डक्टाइल मटेरियल में अगर फ्रैक्चर होता है तो जहाँ फ्रैक्चर होता है वो ग्रे कलर से डिनोट होता है, ग्रे कलर से शो होता है। और अगर ब्रिटल की बात करें तो ग्रैनुलर और ब्राइट। ग्रैनुलर मतलब ग्रेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है ब्रिटल के केस में। अगर आप देखो कांच है, अगर वो टूटता है तो सारे ग्रेन एक साथ अलग हो जाते हैं, ग्रैनुलर फॉर्म में होता है, उसमें कोई फाइबर्स नहीं होते हैं, ग्रैनुलर फॉर्म में होता है। और क्या होता है, ब्राइट होता है, देखने में उसका कलर जो होता है वो ब्राइट होता है, तो वो आपका ब्रिटल की क्वालिटी लिए हुए होता है। उसके बाद है आपका क्रैक प्रोपोगेशन। अब डक्टाइल में क्रैक जो है प्रोपोगेट होता है, धीरे धीरे होता है अलोंग ग्रेन बाउंड्रीज, ग्रेन की बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, उसके अलोंग धीरे धीरे प्रोपोगेट होता है। ये अभी आपको ब्रीफ में जब आपको आगे डायग्राम दिखाएंगे तब आपको समझाएंगे कि वो कैसे कैसे होता है। बाउंड्री में ही होता है, विदिन अ बाउंड्री होता है। और इसमें क्या होता है, थ्रू ग्रेन्स होता है, मतलब थ्रू आउट द ग्रेन्स होता है, पूरे में एक साथ होता है।
डक्टाइल एंड ब्रिटल आर रिलेटिव टर्म्स। जैसे ये हमने आपको पहले भी बताया था कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करती हैं। अगर किसी भी मटेरियल में डक्टिलिटी की क्वालिटी होगी तो ब्रिटलनेस की क्वालिटी उतनी कम होगी, और अगर किसी भी मटेरियल में ब्रिटलनेस की क्वालिटी होगी तो डक्टिलिटी की क्वालिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल आप सिरेमिक्स ले सकते हैं। आप अगर सिरेमिक्स को फेंकोगे, या आपका जैसे कप होता है आप घर में जो यूज करते हैं सिरेमिक्स का है मान लो, या टाइल्स है आपकी सिरेमिक्स है, तो उसको जब आप छोड़ते हो या वो आपसे छूटती है या गिरती है, जब टूटती है तो उसमें क्या होता है, ब्रिटलनेस क्वालिटी होती है, उसमें कहीं से भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, सडन ब्रेकिंग होता है, तो वो ब्रिटलनेस क्वालिटी है। इसका मतलब उसमें डक्टिलिटी क्वालिटी कम होती है। ठीक है, अब इसके बाद है मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर बिलोंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग मोड। अब ये जितने भी फ्रैक्चर हैं वो 3 मोड पे काम करते हैं। मोड 1 होता है रप्चर, मोड 2 होता है कप एंड कोन फ्रैक्चर, और मोड 3 होता है आपका ब्रिटल फ्रैक्चर। अब रप्चर में बात करें तो इसमें ग्रेन स्ट्रक्चर, जो ग्रेन साइज होता है, आप इसके शेप से समझिए, जो कोनिकल फॉर्म में ले रहा है तो ग्रेन स्ट्रक्चर जो होते हैं, इसकी जो बॉन्डिंग होती है एटम्स, वो जब टूटता है या इस पर जब लोड लगाते हैं तो वो क्या होता है, हल्के से लॉन्ग फॉर्म में या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ग्रो अप होता है या प्रोपोगेट होता है, तो उसका शेप जो होता है वो नेक फॉर्मेशन को लेकर के होता है, तो इसको रप्चर बोलते हैं अगर इस तरह की क्वालिटीज़ आती हैं। और कप एंड कोन फ्रैक्चर में क्या होता है, आप अगर देखो, अगर अपर से देखो तो वो कप फॉर्म में है जब भी फ्रैक्चर हो रहा है। अब लोड और आपने लगाया तो उसका जो शेप आया वो कप फॉर्म में है, और नीचे का जो शेप है वो कोन फॉर्म में है, तो इसमें जो भी फ्रैक्चर होता है वो कप एंड कोन फॉर्म में होता है। इसके शेप के कारण इसको कप एंड कोन फ्रैक्चर बोला जाता है। अब जो आपको इससे पहले स्लाइड में हमने बताया था ब्रिटल फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर में क्या होता है, एटम जो होते हैं आपके वो सडनली एक साथ आपके प्रोपोगेट कर जाते हैं, या उनमें कोई भी बॉन्डिंग नहीं रह जाती। इसीलिए क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। ये जो फ्रैक्चर दिखाया गया ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फ्रैक्चर होता है। अब बात करते हैं हम डक्टाइल डिफरेंस बिटवीन डक्टाइल फ्रैक्चर एंड ब्रिटल फ्रैक्चर। डक्टाइल फ्रैक्चर और ब्रिटल फ्रैक्चर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये इसमें आपके पैरामीटर्स दिए हुए हैं डक्टाइल फ्रैक्चर के भी और ब्रिटल फ्रैक्चर के। कौन कौन से पैरामीटर कंसीडर करने होते हैं अगर कोई भी मटेरियल की टेस्टिंग करनी है डक्टाइल फ्रैक्चर में और ब्रिटल फ्रैक्चर में, तो इसके बारे में इसमें 1 बाय 1 हम आपको समझाते हैं। स्ट्रेन एनर्जी रिक्वायर्ड, डक्टाइल के केस में अगर कोई भी मटेरियल आपका डक्टाइल है तो स्ट्रेन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, हाइयर अमाउंट में, और अगर ब्रिटल है तो उसमें लोअर अमाउंट में चाहिए होता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है कि आप डक्टाइल के केस में हाइयर स्ट्रेन एनर्जी की ज़रूरत होती है और ब्रिटल के केस में कम होती है? इसका रीजन सिर्फ यही होता है जो आपको हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बताया था, उसमें ये जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो इलास्टिक लिमिट को भी फॉलो करता है, प्लास्टिक लिमिट को भी फॉलो करता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, डायरेक्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, तो इसमें आपका टाइम कम लगता है। और स्ट्रेस ड्यूरिंग क्रैकिंग, हमेशा जो है डक्टाइल फ्रैक्चर में जो भी स्ट्रेस होगी वो ज़्यादा चाहिए होगी। क्रैकिंग अगर आपको बढ़ाना है तो ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल में इंक्रीज़ होती है, और ब्रिटल मटेरियल में कांस्टेंट पे ही क्रैकिंग हो जाती है। डक्टाइल में क्यों होती है, मान लीजिए पहले क्रैक फॉर्मेशन हुआ, अब और लोड आया, टाइम ड्यूरेशन और बढ़ा, तो उसमें क्या हुआ, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आपको फोर्स लगाने की या लोड लगाने की, तो उस केस में आपका स्ट्रेस जो होता है वो क्रैकिंग में इंक्रीज़ करता है डक्टाइल के केस में, और ब्रिटल के केस में इंक्रीज़ नहीं करता है, वो कांस्टेंट होता है। अब थर्ड पॉइंट इसमें लिखा है क्रैक प्रोपोगेशन। अब डक्टाइल मटेरियल कोई भी होता है तो उसमें अगर क्रैक्स आते हैं तो वो प्रोपोगेट जो करते हैं वो स्लोली करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को वो फॉलो करता है, पहले इलास्टिक लिमिट को फॉलो करेगा, फिर प्लास्टिक लिमिट में जाएगा, अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट इन सबको फॉलो करता है, तो उसमें टाइम लगता है। क्रैक प्रोपोगेशन जो होता है, क्रैक जो बढ़ता है, आपने दोनों तरफ प्रेशर या लोड लगाया, अब क्रैक बढ़ रहा है, क्रैक जो बढ़ता है उसी को बढ़ने को ही क्रैक प्रोपोगेशन करते हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो क्रैक जो प्रोपोगेट होता है उसका जो क्राइटेरिया होता है वो स्लो होता है इन केस ऑफ डक्टाइल फ्रैक्चर। और ब्रिटल में क्या होता है, काफ़ी तेज होता है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि ब्रिटल मटेरियल या कांच का कोई मटेरियल है तो वो पहले हल्का सा क्रैक आया, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर टूटा, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है, डायरेक्ट फ्रैक्चर आता है। ठीक है,
इसमें नेक्स्ट पैरामीटर्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वार्निंग साइन, ये एक इंडस्ट्रियल यूज से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है वार्निंग साइन। मतलब कि अगर डक्टाइल मटेरियल है तो, या कोई भी मटेरियल अगर आप सोचो टूटने से पहले साइन दे दे कि हाँ हम टूटने वाले हैं, तो वो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका। तो वार्निंग साइन में देखा जाए डक्टाइल फ्रैक्चर जो होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर आपको वार्निंग साइन मिल जाता है। वार्निंग साइन मतलब अगर वो टूटने वाला है तो वो पहले से कुछ ना कुछ ऐसा इम्पैक्ट दिखा देगा सरफेस पे कि आप उसको देख करके समझ जाएंगे कि अब हमको रेगुलर मेंटेनेंस कराने की ज़रूरत है। आप अगर ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोपेलर शाफ्ट है या कोई भी चीज़ आपकी मूवेबल या इंडस्ट्रियल यूज में आपके मशीनरी पार्ट्स है कोई भी, अगर आप उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं तो किस बेस पे करते हैं? क्योंकि आपको उसकी लाइफ पता होती है कि कितने दिन में वो एक्सपायर करेगा, कितने दिन बाद वो ख़राब होगा। तो अगर वार्निंग साइन मिल जाए, मतलब आपको पता चल जाए कि हाँ इसमें ये क्रैक आ रहा है। अब क्रैक आया तो क्यों आ रहा है? क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है। अब डक्टाइल मटेरियल में क्रैक आ रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो ही ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सिलेक्शन में बहुत बेनिफिट में होता है। और ब्रिटल मटेरियल के केस में इसमें कोई भी साइन नहीं होता, सडन फेल्योर हो जाता है। जब सडन फेल्योर होता है तो आपको पता ही नहीं चलता कब टूटने वाला है, कब उसमें मेंटेनेंस कराने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता चल पाती हैं। अब बात आती है डिफॉर्मेशन की। डिफॉर्मेशन अगर देखा जाए डक्टाइल मटेरियल में एक्सटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव मतलब धीरे धीरे होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है डिफॉर्मेशन। और अगर ब्रिटल की बात करें तो कम होता है। अगर एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि मान लीजिए आपका ये एक स्टील का बार है और इसमें आपका बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रही है, आप बेंडिंग फोर्स लगा रहे हैं, बेंडिंग मूवमेंट कर रहे हैं और इसमें स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रही है। और अगर कहीं लिखा है कि इस जो पार्ट है इसका 500 मेगापास्कल इसकी लिमिट है, ठीक है। अब 500 मेगापास्कल लिमिट है, अब आप इसको बेंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपने 100 लगाया, फिर 200 का लोड लगाया, 300 का लगाया, 400 का लगाया, तब तक ये स्टैंड करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको 499 के ऊपर टच करेगा, 5 को टच करेगा, फेल्योर हो जाएगा। क्यों फेल होगा? क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस इसकी लिमिट से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस जो आप मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो इसकी लिमिट से ज़्यादा हो रही है, तो उसके कलर डिफॉर्मेशन आएगा, फेल्योर होगा, ठीक है। और अगर इसी तरह आप सीयर स्ट्रेस की बात कर लें। अब अगर सीयर स्ट्रेस है, सीयर स्ट्रेस में क्या है आपका, ये मान लीजिए स्टील बार है, अब इसमें जो है टॉर्क लगाते हैं आप। सीयर के केस में आप हमेशा टॉर्क लगाते हैं। अब आप इसमें टॉर्क लगा रहे हैं, अब टॉर्क मतलब इसको मोड़ रहे हैं। अब जैसे ही आपने इस पर टॉर्क लगाया और मान लीजिए इसकी लिमिट 200 है, अब आप इसको 50 का टॉर्क दिए, फिर 100 का दिए, 120 पहुंचा, 130, 145, 149 तक तो ये सही रहेगा। और जैसे ही 150 पे पहुंचेगा वैसे ही ये क्या होगा, फेल्योर हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि इसकी लिमिट ही, इसकी जो सीयर स्ट्रेस की लिमिट थी वो इतनी ही थी, अब एक्सेसिव हुआ तो फेल हो गया। लेकिन अगर आप ब्रिटल के केस की बात करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है, मतलब कि प्लास्टिक या एलोंगेशन को वो बहुत कम स्टोर करता है, तुरंत डिफॉर्मेशन होता है। जो कर्व में आपको हमने समझाया था पिछले लेक्चर में, आपने अगर देखा होगा, ब्रिटल के केस में क्या होता है, आपका इलास्टिक लिमिट तक गया, उसके बाद जो ये कर्व आता है ये बहुत छोटी अमाउंट के लिए, बहुत कम देर के लिए होता है, तो इसमें एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी करने की क्षमता बहुत कम होती है, तुरंत ही ब्रिटल हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, ये स्ट्रेंथ में तो ज़्यादा होता है क्योंकि ये स्ट्रेस को ज़्यादा बियर करता है, लेकिन डिफॉर्मेशन इसमें बहुत ही जल्दी होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका पैरामीटर्स, नेकिंग। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। डक्टाइल मटेरियल में हमेशा नेकिंग फॉर्मेशन होता है। नेकिंग फॉर्मेशन मतलब आप अगर इसमें स्ट्रेस दे रहे हो, एलोंगेट हुआ, मान लीजिए डी डायमीटर का कुछ भी है, अब आपने इस पे टेंसाइल स्ट्रेस दिया, वो लोड लगाया तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुई, तो क्या हुआ, ये सेंटर से आपका डायमीटर कम होना शुरू हो जाता है, तो एक नेक फॉर्मेशन बनाता है। इसको अभी हम आगे डीप में नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप डक्टाइल के केस में नेकिंग पाएंगे। नेकिंग की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो डक्टाइल में पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक लिमिट को फॉलो करता है, प्लास्टिक लिमिट तक जाता है। लेकिन ब्रिटल में ऐसा नहीं होता है, जो आपका लिखा हुआ है कि ब्रिटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पैरामीटर्स अगर देखें कि फ्रैक्चर्ड सरफेस, अगर फ्रैक्चर सरफेस की बात करें तो जब भी आपका डक्टाइल मटेरियल कहीं से भी फ्रैक्चर होगा दो पार्ट में, तो वो जो सरफेस आएगा, जो उसका कट सेक्शन मिलेगा आपको, वो रफ होगा और डल होगा। डल मतलब उसमें शाइनिंग नहीं होगी, डल होगा और रफ होगा, ब्राइटनेस नहीं होगी। और इसके केस में, अगर ब्रिटल के केस में बात करें तो वो स्मूथ होता है और आपका ब्राइटनेस होती है।
लास्ट में टाइप्स ऑफ मटेरियल, अगर आप डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके, जैसे प्लास्टिक हो गया या आपका कोई भी आपका एल्युमिनियम हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका गोल्ड हो गया कि आप उसमें उसको आप छोटा सा है आप उसको वायर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसको खींच करके टेंसाइल स्ट्रेस दे करके। लेकिन अगर ब्रिटल के केस की बात करें तो ब्रिटल में क्या होता है, सिरेमिक्स है और ग्लासेस हैं, आइस हैं, इसमें क्या होता है आपको ये एटॉमिक बॉन्डिंग नहीं होती और इलास्टिक लिमिट के बाद सडन फेल्योर हो जाता है ये। अब बात करते हैं डक्टाइल फ्रैक्चर इन टेंशन अकर्स फॉर द एप्रिशियली डिफॉर्मेशन, इट इज़ यूजुअली प्रिसीडेड बाय नेकिंग। इसके 3 चीज़ें होती हैं, 1 बाय 1 हम आपको बताएंगे अभी नेक्स्ट उसमें। ये है मेन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे पहला पॉइंट है कि ये मान लीजिए कोई भी आपका बार है, ये कोई भी आपका बार दिया हुआ है जो फर्स्ट उसमें, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले नेक फॉर्मेशन होता है। आप दोनों साइड से आपने प्रेशर दिया तो अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हुई और इंटरनल टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुई, तो ये आपका डायमीटर कम हो रहा है, नेक फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से मटेरियल सेंटर से अब टूटने की टेंडेंसी में है। अभी स्टार्टिंग है इसकी। सेकेंड फेज में जो आपको लिखा हुआ है वो क्या होता है, कैविटी बनती है। सबसे पहले स्मॉल कैविटी बनती है, इसे ही वॉइड्स बोलते हैं। मतलब आपने और प्रेशर दिया तो छोटे छोटे पिट्स बने, कैविटी जनरेट हुआ। अब उसके बाद थर्ड में जो दिया गया है वो है आपका ग्रेन ग्रोथ, या आपका जो कैविटी के बाद आपका जो फेल्योर हो रहा है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है, ग्रोथ स्टार्ट होता है, क्रैक्स का ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये हमेशा सेंटर से 90 डिग्री पे होगा, तो यहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट होगा, ये थर्ड स्टेज होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है फोर्थ वाला आपका जो फिगर है उसमें आप देखो ये है 45 डिग्री पे आपका होता है, 45 डिग्री एंगल पे वर्क होता है। और यहाँ पर आपका जो भी वो ग्रोथ होता है वो प्रोपोगेट करता है, जो भी क्रैक्स आता है वो इस स्टेज में प्रोपोगेट करता है। प्रोपोगेट इन द सेंस बढ़ता है, मतलब अब आपने और प्रेशर दिया तो वो और बढ़ा। डक्टाइल की केस की बात कर रहे हैं तो वो और बढ़ा। अब जब और प्रोपोगेट होगा तो लास्ट में जो आपको इससे पहले डायग्राम बताए थे, यही आपका लास्ट जो फिगर है ये आपका फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर में क्या होता है, जब इसमें और आपने प्रेशर दिया तो थोड़े समय बाद, थोड़े पीरियड बाद क्या होता है, कप और कोन का शेप लेता है और वहीं से मटेरियल आपका टूट जाता है। तो ये आपके जो 5 बेसिक डायग्राम है, सबसे पहला आपका इसमें होता है नेक फॉर्मेशन, दूसरा होता है आपका कैविटी फॉर्मेशन, तीसरा होता है क्रैक ग्रो अप, और थर्ड होता है आपका क्रैक प्रोपोगेशन, और जो फिफ्थ वन होता है वो आपका होता है कप एंड कोन फ्रैक्चर। तो ये बेसिकली 5 टाइप्स के फ्रैक्चर्स होते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटल फ्रैक्चर। ब्रिटल फ्रैक्चर इनटेक्स प्लेस विथ अ लिटिल एंड नो प्रोसीडिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसमें कोई भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ये लिटिल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के साथ आपका फ्रैक्चर हो जाता है। इट अकर्स ऑफन एट एप्रिसिएबल लेवल ऑफ स्ट्रेस बाई रैपिड क्रैक प्रोपोगेशन। मतलब इसमें जो क्रैकिंग प्रोसेस होता है बहुत रैपिड होता है, बहुत ही जल्दी होता है, इसमें टाइम कंज्यूमेबल नहीं होता है क्योंकि प्लास्टिक लिमिट फॉलो नहीं करता है। उसके बाद क्या होता है, क्रैक प्रोपोगेट्स नियरली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड टेंसाइल स्ट्रेस एंड हैंस कॉल्ड क्लीवेज फ्रैक्चर, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं आपको प्रीवियस स्लाइड में कि इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है और क्रैक जो होता है उसे आप क्लीवेज फ्रैक्चर भी कहते हैं। और ये जो होता है 3 स्टेज ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर। ब्रिटल के जो है 3 स्टेजेस होते हैं। एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट कॉजेज डिसलोकेशन या पाइल अप ऑब्स्टिकल्स बोला जाता है, और सेकंड होता है माइक्रो क्रैक। माइक्रो क्रैक मतलब बहुत स्मॉल इंटेंसिटी होता है, बिल्कुल जो दिखता नहीं है, न्यूक्लियस ऑफ अ रिजल्ट एंड बिल्डअप ऑफ शियर स्ट्रेस, ये शियर स्ट्रेस के कारण होता है। उसके बाद थर्ड होता है इवेंचुअल क्रैक प्रोपोगेशन अंडर अप्लाइड स्ट्रेस एडेड बाई स्टोर्ड। तो ये थर्ड आपका स्टेप होता है। इसमें आपका ग्रिफ्थ क्राइटेरिया है, ग्रिफ्थ थ्योरी। ग्रिफ्थ में क्या बताया कि अ क्रैक विल प्रोपोगेट व्हेन द डिक्रीज इन इलास्टिक एनर्जी इज एट लीस्ट इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू क्रैक सरफेस। ग्रिफ्थ ने बताया क्या कि
इतनी एनर्जी मतलब इलास्टिक एनर्जी इतनी कम हो जाए, लेकिन न्यू क्रैक को जनरेट करने के लिए उसमें उतनी इक्वल होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये ग्रिफ्थ में बताया। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि अ क्रैक विल प्रोपोगेट, अगर कोई भी क्रैक प्रोपोगेट हो रहा है व्हेन द डिक्रीज इन इलास्टिक एनर्जी, जब एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इज एट लीस्ट इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू क्रैक। लेकिन वो इतनी होनी चाहिए, एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है इलास्टिक एनर्जी, वो इतनी तब भी होनी चाहिए कि वो नए क्रैक को जनरेट कर सके या नए क्रैक को प्रोपोगेट कर सके। उसके बाद क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ अ फ्रैक्चर 3 मोड्स ऑफ फ्रैक्चर आर आइडेंटिफाइड एज सोन इन अ फिगर। अगर ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, फ्रैक्चर 3 मोड पे होते हैं, या मोड 1 हो गया, मोड 2 हो गया और मोड 3 हो गया। ये तीनों मोड है क्या, जैसे मान लीजिए आपका ये 2 सरफेस है, अगर एक्स एक्सिस में, जैसे आपका ये डायग्राम जो है आपका ये एक्स एक्सिस में हो रहा है, ठीक है, तो इसमें इस टाइप से जो भी फ्रैक्चर का क्राइटेरिया आएगा तो उसे आप मोड 3 बोल रहे हैं। फिर मोड 2 में क्या हो रहा है, अगर आप इसको मानते हैं वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में मान सकते हैं, मतलब इस टाइप्स में आपका फ्रैक्चर हो रहा है। और जेड में मोड 1 में आपका अपर पार्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और लोअर पार्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इस टाइप के जो भी फ्रैक्चर आते हैं, इन्हें इसको ही हम इस 3 टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, इन्हीं को आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रैक सरफेस बोला जाता है, कि क्रैक के जो सरफेस होते हैं वो इन 3 पार्ट्स में डिस्प्लेस होते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।